हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे और प्राचीन भारत मतलब उसका दूसरा टॉपिक इस बुक का। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले परिचय, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, जिससे हमें अतीत की घटनाओं की जानकारी मिले। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेष सामग्री को सार्वजन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहेंगे? इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों को कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन या तो भी अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखित प्रमाण है लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। और ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसे मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है और जिसे हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्लस इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग या पाषाण युग भी कहते थे। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम में मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल मतलब प्लायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन होलोसीन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग पूरा पाषाण करते थे। और इसमें जो मनुष्य था वो आखेटक था, वह खाद्य संग्राहक था, शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक था, इसमें भी मनुष्य आखेटक था लेकिन पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पर 9,000 ईसा पूर्व से व 7,000 ईसा पूर्व भारत में से 2500 ईसा पूर्व तक के टाइम को कहते हैं। पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन या हिम युग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट या शिकार करना था और शिकार की इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारड़ी और गड़ासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश है की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस और फल सब्जियों कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से मिले। नव पाषाण काल, अन्न उत्पादक युग। मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर से बनाया।
नवपाषाण काल प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कुलडीहवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले। पेज नंबर बुर्जहुम तथा गुप्त कराल कश्मीर प्रांत में से अनेक प्रकार के मृदभांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी या औजार भी प्राप्त हुए। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संबद्ध स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी। इसका संबंध जोरवेज संस्कृति से है। अब तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई NCERT बुक के अनुसार 3250 से 2700 ईसा पूर्व सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में जो मिला था और 2350 से 1700 ईसा पूर्व ओल्ड NCERT की बुक के अनुसार है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1924 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। सिंधु घाटी का विस्तार क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है, चिनाब नदी। पूरब में है आलमगीर तक फैला हुआ था, उत्तर प्रदेश में है आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में दाइमाबाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी के किनारे। और पश्चिम में दास्क नदी या सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान पश्चिम में है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, उसका ये है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य में यह अपनी परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में लगभग 200 हैं। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी।
हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासी टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिली, जिससे कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी हैं। इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मृदा प्राप्त हुई है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक या जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली, जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है, जिससे आद्य शिवा तीर मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सन जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव रंगानाथ राव हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉक यार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साथ रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चनहुदड़ों का उत्खनन 1935 से मैके ने किया तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 से MG मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिले। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झोकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी, जिसमें 6 छेद किए गए, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 1920 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए। एक पालिश युक्त सूचना पट्ट भी मिला। सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले।
सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों में 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक कांस्य, तांबा प्लस टीन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष और महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें शैल खैरी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई हैं। मुहरों पर एक श्रृंगी, सबसे ज़्यादा वाली आकृति। पशुओं में कुबड़ व सांड जो ज़्यादा पूजनीय थे। ये क्या है? मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थीं जो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिली थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। विदेशी व्यापार, इधर क्या है? 1 मिनट लग जाइए। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। विदेशी व्यापार वस्तुएं और प्रदेश: टिन अफगान और ईरान में, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, गोमेद सौराष्ट्र, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगान ईरान, सीसा ईरान राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? कुछ इतिहासकार क्या क्या कारण मानते थे देखते हैं। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण बताया। SR राव और सर जॉन मार्शल के व मैके ने बाढ़ बताया। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता बताई इन्होंने। अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन। UR केनेडी प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वश नदियों के रुख बदलने से। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी: 1826 से चार्ल्स नेशन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 से अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 से सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 से सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता के लिए नियुक्त किया। 1924 से सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। अब देखते हैं कि कुछ उत्खननकर्ता उसके खोजकर्ता। कुछ स्थल हड़प्पा की जो स्थिति है पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। इसके उत्खननकर्ता और खोजकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वश 1926 और व्हीलर 1946 में। किस नदी के किनारे था ये? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। रखालदास बनर्जी 1922, मैके 1927, व्हीलर 1930 सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। SR राव इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता थे और ये भोगवा नदी के किनारे था। अगला देखते हैं 4 नंबर धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता थे। ये लूनी नदी के किनारे। चन्हूदड़ो पाक का सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला। मैके 1925 और NG मजुमदार 1931 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे। सुरकोटदा कच्छ गुजरात। जगपति जोशी 1972 से 75 में और भोगवा नदी के किनारे। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात। रंगनाथ राव 1953-54 में और मादर नदी के किनारे।
कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान, अमलानंद घोष 1951, बीभी लाल वीके थापर घग्गर नदी के किनारे। सिंध प्रांत का कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरपुर, फजल अहमद और सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, हिंडन नदी के किनारे। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, एम.एन. देशपांडे, एस.आर. राव और एम.ए. साली प्रवरा नदी के किनारे। सुतका गेंडोर पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे। ऑरेल स्टाइन दास्क नदी के किनारे। रोपड़ जिला पंजाब, यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56, सतलुज नदी के किनारे। बनवाली हिसार जिला हरियाणा, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, रंगोई नदी के किनारे। सोलका द बलूचिस्तान, जॉर्ज डेल्स और सादी कौर नदी के किनारे। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा, रफ़ीक मुगल और अमरेंद्रनाथ 1997 से 99, घग्गर नदी के किनारे। देसलपुर कच्छ गुजरात 1963-64 से पी पांड्या, एम.के. ढाके, के.वी. सुंदरराजन, बामू चेला। कुनाल हरियाणा, श्री जे.एस. खत्री एवं श्री एम. आचार, कोसी नदी के किनारे। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात 1982-95 से 7 बार उत्खनन किया इन्होंने, भादर नदी के किनारे। मीताथल भिवानी हरियाणा, सूरजभान 1968 में, चौटांग व यमुना नदी के मध्य। मांडा जम्मू कश्मीर, जे.पी. जोशी 1976-77 में, चिनाब नदी के किनारे। तो इस तरह से ये नदियों का जहाँ जिन नदियों के किनारे जो सभ्यता थी और उनके खोजकर्ता थे, ये हमें जो स्थल थे वो कंप्लीट हुआ। अब इससे प्राप्त वस्तुएं या खोज। हड़प्पा से मिला R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, पक्का इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका। मोहनजोदड़ो से जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साज। लोथल से हाथी दांत का पैमाने, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज के साज। धौलावीरा से नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चनहुदड़ो अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिले। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियाँ। रंगपुर धान या चावल की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, मृदभांड। कालीबंगा बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जुती हुई खिल के साथ अलंकृत ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ। कोटदीजी वाडाग्र कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। आलमगीरपुर सिरेमिक उत्पाद, मृदभांड की मूर्तियाँ। दाइमाबाद धातु का रथ। सुतका गेंडोर तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन। रोपड़ कृषि, गेहूँ चावल के साथ। बनवाली तिल व सरसों का ढेर।